हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को फिर से वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों, हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक को स्टार्ट किए थे, ठीक है। और पिछले सेशन में रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसका क्या नीड है, इस चीज के बारे में चर्चा हो चुका था, ठीक है बच्चों। और आज के इस सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है Do organism do organisms create exact copy of themselves? ठीक है, ये सवाल बेसिकली बच्चों एनसीईआरटी में जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। और ये जो बेसिक टर्म्स अभी आपको हम बताने वाले हैं, ये सारा चीज आप लोग क्लास 9th में भली भांति पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप बता दीजिए कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा इस टॉपिक में। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। तो पहला टर्म्स है डीएनए, ठीक है बच्चों। डीएनए क्या होता है? अगर हम डीएनए के बारे में चर्चा करें तो डीएनए, अरे जी क्लास 9th में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका मतलब अगर हम पूछे कि डीएनए का नेचर कैसा होता है, तो नेचर में ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कोई दिक्कत नहीं वाला यहां तक, ठीक है जी, बात पूरा क्लियर है। चलिए अब समझिएगा। डीएनए बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो स्टोर करने का काम करता है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which store genetic material, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो टर्म आया है इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मतलब बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अगला जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। बात पकड़ में आया। डीएनए क्या है? एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है ताकि
क्या हो सके, इनहेरिटेंस हो सके, यानी कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो आई होप डीएनए के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या होता है। सेकेंड टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये आपका पहला बेसिक टर्म है। और दूसरा बेसिक टर्म आता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है, तो अगर मैं एक बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक बेसिक सा सेल है। सेल के बीच में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीका से स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ परा रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमैटिन डीएनए का ही स्कैटर्ड फॉर्म है जो कि न्यूक्लियस में इस तरीका से परा रहता है, डिस्पर्स रहता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज द scattered form of DNA dispersed throughout the nucleus। ठीक है, बारीकी से समझने का कोशिश करना। सबसे पहले आपको बताए हैं बेसिक टर्म है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर इसके नाम में ही एसिड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि डीएनए नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए बेसिकली क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागा जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ताकि इनहेरिटेंस हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म आता है आपका क्रोमैटिन, जो कि डीएनए का ही एक स्कैटर्ड फॉर्म है, बिखरा हुआ फॉर्म है, जो कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डिस्पर्स होता है, परा हुआ रहता है। अगला, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो लिखिए थर्ड टर्म जो हमारा है वो है क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए तो समझते हैं सबसे पहले क्रोमोसोम्स को। तो मान के चलिए कि ये बच्चों की पर्टिकुलर आपका एक डीएनए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक डीएनए है। बात कर में आ रहा। अब ये डीएनए हाईली क्वाइल्ड और कंडेंस्ड हो जाएगा। यही डीएनए जो कि अभी आपको बिखरा बिखरा दिख रहा है, फैला फैला दिख रहा है, ठीक है ना, यही डीएनए हाईली कंडेंस्ड और क्वाइल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि क्रोमोसोम बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स डीएनए का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम इसको और ज्यादा कंडेंस करें, ठीक है, तो कंडेंस करने के बाद ये जो डीएनए आपको दिखेगा ये इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम आपको कब दिखेगा, जब सेल डिवीजन होता है उस समय पर मेटाफेज में आपको दिखता है क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं यहां पर कि क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है, तो इट इज highly coiled and condensed form of DNA visible during cell division। ठीक है बच्चों, तो सेल डिवीजन के टाइम पर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बारीकी से नोट कीजिएगा।
ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे बात किया जाए। ठीक है, चलिए अब एक और बेसिक टर्म के बारे में समझना है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, जीन। तो समझ लेते हैं पहले जीन किसको बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डीएनए का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, ये एक डीएनए है, अब समझिएगा। डीएनए का यहां से यहां तक एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है और एक पांचवा सेगमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जीन 1 हो गया, ये आपका जीन 2 हो गया, इसी तरीके से बेसिकली होता है कि नहीं। तो सबसे पहला बात तो हम ये बोल सकते हैं कि जीन बेसिकली डीएनए का एक सेगमेंट या फिर एक पार्ट है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इट इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है बच्चों, डीएनए का एक सेगमेंट या फिर पार्ट है जीन। अब आगे सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमारा बात को ध्यान से समझना, ठीक है, किसी पेरेंट्स का, ठीक है, हेयर का कलर ब्लैक है, ठीक है ना, यानी कि फादर का हेयर का कलर ब्लैक है और मदर का हेयर का कलर क्या है, ब्राउन है। ठीक है, और उससे फ्यूजन होने के बाद जो नया प्रोजीन होगा उसका कलर मान लेते हैं कि क्या है, ब्लैक आया है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। यानी कि आपके अंदर या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर दिखता है वो कैरेक्टर बेसिकली इसी डीएनए में होता है। इंफॉर्मेशन उसका बेसिकली, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे आप देखो, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, हेयर का कलर एक कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। आई का कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है। तो ये क्या है, अलग अलग कैरेक्टर बोल लो या फिर ट्रेट बोल लो, ये अलग अलग कैरेक्टर या फिर ट्रेट है। बात समझ में आ रहा है। अब ये जो अलग अलग कैरेक्टर और ट्रेट है, ये इसका जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली डीएनए में होता है। और अलग अलग कैरेक्टर का, यानी कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर
जीन के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अभी बताएं आपको कि स्किन का कलर भी एक कैरेक्टर है, दूसरी हेयर का कलर भी एक कैरेक्टर है, आई का कलर भी एक कैरेक्टर है, और हाइट भी एक कैरेक्टर है। ये सारा चीज क्या है, आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात पकड़ में है। और ये अलग अलग जो कैरेक्टर है इसका इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, डीएनए के अंदर। ठीक है, बात पकड़ में है। और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन डीएनए के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पार्ट में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो जीन है इसके अंदर जिस कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर हेयर का जो कलर है इसका इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हाइट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आई कलर का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अलग अलग कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के अलग अलग यानी कि पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर है, और उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को बच्चों में क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो क्या हम लिख दें कि जीन बेसिकली डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट या फिर पार्ट है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, इट इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए विच स्टोर information for a particular character। आई होप आप सभी को ये चार चीज, पहला डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स और जीन, ये चार चीज जो बेसिक है इस टॉपिक को समझने के लिए बारीकी से आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में एज इट इज आप पूछ लीजिएगा, ताकि अगले सेशन में उसका हम आंसर कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब थोड़ा सा गहराई में जा करके देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप एक बार हमको ये बताने की कृपा करें, क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के बारे में, कुछ धुंधला धुंधला याद है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम बात करेंगे मेल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से। ठीक है, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरीका से। ठीक है, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल, कोई दिक्कत नहीं। मेल का जो गेमेट होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पर्म है। ठीक है, फीमेल का जो गेमेट्स होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और ये
स्पर्म और ओवम एक साथ जब फ्यूज करता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है बच्चों, मिलना, एक साथ फ्यूज करना मतलब कि मिलना, जब फ्यूज करता है तब जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट को, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, हम फर्टिलाइजेशन बोलता है। आपको मालूम होगा कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, और इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होगा डीएनए, और इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। और ये डीएनए आपको अभी अभी मालूम है कि मेल और फीमेल पेरेंट से आया है, ठीक है, मेल और फीमेल पेरेंट से ये डीएनए आया है, ठीक है। अगर ये जो डीएनए है जो जाइगोट में दिख रहा है, ये मेल और फीमेल पेरेंट्स से आया है, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस पेरेंट्स का डीएनए और इस जाइगोट में जो डीएनए है वो क्या है, सिमिलर है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम होगा कि जब ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करके एक सेल से बनाता है दो सेल, ठीक है, और दो सेल से टू सेल स्टेज, इसको लिख देते हैं टू सेल स्टेज, दो सेल से बनाएगा फिर चार सेल, ठीक है, फोर सेल स्टेज, और इसी प्रकार से सेल खुद को डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा, ये रहा नन्ना मुन्ना सा हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये क्या बना है, छोटा सा प्रोजेनी बना है या फिर ऑफ स्प्रिंग बना है। ऑफ स्प्रिंग क्या है, किसको बोलते हैं बच्चों, ऑफ स्प्रिंग चाइल्ड को बोलते हैं, ठीक है ना, न्यू बॉर्न बेबी बेसिकली बोल दे, या फिर ऑफ स्प्रिंग बोल दे, या फिर प्रोजेनी बोल दे, बात बराबर है, ठीक है। चलिए अब आपसे हम कुछ बात पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, बताइएगा जरा, क्या यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बना है या फिर प्रोजेनी बना है, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, ये एग्जैक्ट सेम है अपने माता से या फिर पिता से? नहीं है, नहीं है ना। आप ही अपना लीजिए ना कि आप अपने माता से या फिर पिता से एग्जैक्ट सेम है, पूरा एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जिसको आप डीएनए बोलते हो, उस डीएनए में जब उसका कॉपी होता है और उस कॉपी में जो एरर होता है, उस एरर के वजह से, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दिखता है। हाँ, सिमिलर बोल सकते हैं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं बोल सकते हैं। तो अभी आपको इस सवाल का आंसर मालूम चल गया होगा कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है, सिमिलर बनाता है, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बोथ पेरेंट्स and offspring are similar but not identical, ठीक है बच्चों, बात पकड़ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, अब यहां तक तो बात पूरा क्लियर है कि सर सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना। सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या हो रहा है, तो सबसे पहले एक बेसिक इवेंट जो दिखता है वो होता है कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। सबसे बेसिक इवेंट क्या दिख रहा है, कॉपी ऑफ डीएनए, अ बेसिक event of reproduction is
कॉपी ऑफ डीएनए, और इसी कॉपी ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डीएनए से डीएनए बनाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब ये बात हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मन में कुरबुर कुरबुर कुछ कर रहा होगा, सर समझ में नहीं आया। ठीक है, समझाते हैं, ध्यान से समझाते हैं, मान करके चलिए बच्चों। ठीक है, यहां पर इस डायग्राम से पहले समझाते हैं, फिर अगर मान के चलिए कि समझ में नहीं आया फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो समझना सबसे पहले कि देखो, जब यहां पर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, ठीक है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन हुआ है, तब जाकर के बच्चों जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मेल गेमेट्स में आपका डीएनए प्रेजेंट होगा और फीमेल गेमेट्स में फीमेल का डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल का डीएनए मिल करके तब जाकर के इस जाइगोट में आया है, और इस जाइगोट में जो डीएनए आया है ये कितना होगा, 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होगा। ठीक है, सर क्या क्या बता दिए, कुछ पकड़ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से चलो, हमारा बात समझना आ गया। यहाँ पर मान करके चलते बच्चों, यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर बच्चों यहाँ पर आते न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए। ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों, डीएनए, ये आपका डीएनए हो गया। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा या फिर जब रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेल जब डिवाइड करेगा या फिर रिप्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ये जो डीएनए है इस डीएनए का कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 डीएनए बनाएगा, यानी कि डीएनए का क्या बनाया, कॉपी बनाया। इसलिए लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक स्टेप क्या है बच्चों, डीएनए का कॉपी करना। अब जब ये डीएनए का कॉपी हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जितना भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, और तब जाकर के एक नया इंडिविजुअल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक स्टेप क्या है, कॉपी ऑफ डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको लिख लीजिए, और अब हम समझेंगे कि किस तरीका से बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के बॉडी का डिजाइन तैयार होता है। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लीजिए आप। चलिए, आई थिंक हो गया होगा। अब ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, मान के चलिए बच्चों क्या है, डीएनए है। तो अभी हम बताएं कि अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि डीएनए का कॉपी होना, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए से क्या बनता है बच्चों, आरएनए बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन।
अब इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आरएनए से बनेगा बच्चों प्रोटीन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन बोलते हैं। बात पकड़ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो अगर यहां पर एक बात हो रही है कि सर डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, और आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि सर डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है आरएनए बनाने का, ठीक है, और ये भी हम बोल सकते हैं कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है क्या चीज बनाने का, प्रोटीन बनाने का, है कि नहीं। तो डीएनए को एक चीज हम लिख सकते हैं कि डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ये बात हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट है बच्चों, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जब प्रोटीन बनेगा, अब इस प्रोटीन से आपका बॉडी का डिजाइन तैयार होगा। ठीक है, बॉडी का क्या होगा बच्चों, डिजाइन तैयार होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। चलिए अब ध्यान से समझिए कि डीएनए से आरएनए बनते समय और आरएनए से प्रोटीन बनते समय अगर कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन बदल जाता है, ठीक है, कुछ एरर आ जाता है, उस कंडीशन में प्रोटीन ही बदल जाएगा। और अगर प्रोटीन बदल गया तो जो बॉडी का डिजाइन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बात बोले कि इफ information for making protein is changed, ठीक है, अगर प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन बच्चा पट्टी चेंज हो जाता है तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, तब जाकर के क्या बनेगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म, और अलग प्रोटीन बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि बॉडी का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके वजह से क्या होगा, बॉडी का डिजाइन अल्टर होगा, यानी कि खराब होगा। ठीक है, बॉडी का डिजाइन चेंज होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अल्टर द बॉडी डिजाइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से बेसिकली डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन करने को यानी कि डीएनए इस तरीका से अपना काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। ठीक है, आगे आपको नोट्स बनाने का भी टाइम दिया जा रहा है, तो बच्चों नोट्स क्लास के अंदर ही बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि जब डीएनए का बच्चों कॉपी होता है, ठीक है ना,
डीएनए का जब कॉपी होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपी of DNA, the process of copy of DNA will have some error। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों कि अगर डीएनए कॉपी होते समय कुछ एरर आ जाता है, क्योंकि एरर तो आएगा ही आएगा, एग्जैक्ट फोटोकॉपी तो होगा नहीं, ठीक है ना कुछ एरर तो आएगा ही, ठीक है। एरर आएगा, इस एरर के वजह से विच दिस लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है। इस एरर की वजह से क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। इससे आप लोगों को मालूम होगा कि पहले हम लोग क्या थे, बंदर से हमारा प्रजाति फिर आया है ह्यूमन में, तो ये जो इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ये किसके वजह से मिल रहा है, वेरिएशन के वजह से मिल रहा है, ठीक है। अगर डीएनए में एरर नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, बात पकड़ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चों हम समझते हैं कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगला टॉपिक, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, it helps an organism to adopt the changing environment, ठीक है बच्चों। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ रहा है तो उसको एडॉप्ट करेगा तभी जब उसके अंदर वेरिएशन होगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, तो ध्यान से समझना। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में बहुत सारा बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन रह रहा है, बैक्टीरिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये झेल सकता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होगा, ठीक है, और जिसके पास एबिलिटी नहीं होगा इस टेम्परेचर को झेलने से, वो तो मर जाएगा। फिर से समझना, ये एक एरिया है, ठीक है, जहां पर बहुत सॉरी जहां पर बहुत सारा बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, हैबिटेट भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है, हैबिटेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम नीच भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोल देंगे या फिर नीच बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, मान करके चल रहे हैं, जस्ट एज्यूम कि यहां पर ये जो है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेलने का क्षमता रखता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अगर ड्यू टू पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और इंक्रीज होकर के मान लेते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो जो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर को झेलने का क्षमता नहीं रखेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेसिकली एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आएगा और वेरिएशन के कारण उसके पास क्षमता होगा क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को झेलने के लिए, इसलिए वेरिएशन हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को
चेंजिंग इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। अगला लिख रहा है, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ज्यादा समय तक। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को ज्यादा समय तक अर्थ पे रहने के लिए वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा, अगर वेरिएशन नहीं होगा और इन्वायरमेंट में चेंजिंग आएगा तो उसके अंदर नया फीचर्स नहीं आएगा, और नया फीचर्स नहीं आएगा तो बच्चों उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, और एडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेथ कर जाएगा। अगर डेथ कर गया तो उस स्पीसीज का कंटिन्यूएशन अर्थ पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी भी स्पीसीज को ज्यादा समय तक अर्थ पे रहने के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं, इट provides stability of population of species। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पूरा बात क्लियर है बच्चों। तो अगर एक बार फिर से समझना कि आज के सेशन में क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, तो पहला बात समझना, सबसे पहले आपको बताया है सबसे बेसिक टर्म्स डीएनए के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में और जीन के बारे में। फिर आपको समझाया है कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है या फिर नहीं करता है। फिर बताया है डीएनए किस तरीका से रेप्लिकेट करता है और किस तरीका से बॉडी डिजाइन तैयार होता है, इसके बारे में चर्चा किया। डीएनए रेप्लिकेशन करते समय जो एरर होती है उस एरर के कारण क्या आता है, वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन किस तरीका से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, यानी कि वेरिएशन का क्या एडवांटेज है उसके बारे में हमने आपको समझाया। ठीक है, और अगला सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और सबसे पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।